सो वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने 56 to 7B एंड 11UA देखा था। आज जो है हम आगे देखने वाले हैं। आगे हम क्या देखेंगे, सेक्शन 47 के कुछ ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम उसी में आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 47 का रिमेनिंग पार्ट। अभी तक हमने सिर्फ 5 ही ट्रांजैक्शन देखे थे। सेक्शन 47 डील करता है आपको ऐसे ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। प्लीज़ डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, बहुत ख़राब है। पहला कंडीशन जो हमने देखा था, पहला कंडीशन था कि अगर HUF का टोटल या पार्शियल पार्टीशन होता है तो ये एक ट्रांजैक्शन, ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और इस पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। मैं फिर से सारे लॉजिक को रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज दैट विल कंज्यूम माई टाइम। एंड दूसरा कंडीशन जो था वो हमने देखा था कि अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, अगर गिफ्ट मिलता है या फिर चलो पूरा लिख देती हूँ, गिफ्ट मिलता है या फिर इरिवोकेबल ट्रस्ट होता है, इरिवोकेबल ट्रस्ट में ट्रांसफ़र होता है, या फिर अगर विल में ट्रांसफ़र होता है अगर कोई कैपिटल एसेट, तो भी इसे हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। थर्ड हमारा जो कंडीशन था वो था, एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ, नॉट एग्जांपल बट अ काइंड ऑफ अ समरी। एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सी कंपनी है। अब देखो होता क्या है, होल्डिंग कंपनी ने क्या किया कि अपना कोई एसेट सब्सी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे बोलते थे कि इस ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर हम आपके इस ट्रांजैक्शन को ऐसा मानेंगे कि ये ट्रांसफ़र नहीं है। पहला कि होल्डिंग कंपनी 100% शेयर कैपिटल जो है सब्सी कंपनी का होल्ड कर रही हो। दूसरा कंडीशन होता था कि जो भी ट्रांसफरी कंपनी है, जैसे यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी है, तो सब्सी कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। थर्ड हमारा ये था। फोर्थ हमारा जो कंडीशन था वो था कि इसी का अपोजिट मान लो। अब मान लो हमारे पास इधर सब्सिडरी है और इधर होल्डिंग है, होल्डिंग, और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है अब ऐसे हो रहा है। फिर उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे बस एक सेम जो ऊपर की कंडीशन है वही चीज़ें फॉलो होंगी। होल्डिंग 100% शेयर कैपिटल होल्ड कर रही हो और यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी अब होल्डिंग कंपनी बन गई, तो होल्डिंग जो है वो होल्डिंग शुड बी एन इंडियन कंपनी। अंडरस्टूड? या तो हमारा इतना पॉइंट हो गया। और हमारे पास एक पॉइंट और था, चलो उसको भी बता देती हूँ। एक पॉइंट हमारा ये था, 5th नंबर पॉइंट, कि अगर एमलगमेशन होता है, इन केस ऑफ एमलगमेशन, अगर एसेट ऑब्वियसली ट्रांसफ़र होते हैं ना, अमलगमेटेड कंपनी जो है वो अमलगमेटिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफ़र करती है, तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो जो एसेट ट्रांसफ़र हुए उस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी कैपिटल गेन की। और अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है वो हम शुरू करते हैं। देखो, बुक पे हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चीज़ें क्या क्या हैं। पहले हम मेरा पढ़ाने का थोड़ा मुझे यही स्टाइल अच्छा लगता है कि सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूँ एंड देन वी विल मूव टू आवर बुक्स और देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। 6 पॉइंट है हमारा। जैसे मैंने आपको अमलगमेशन वाला पॉइंट बताया, इसी तरीके से मान लो कि अभी ये जो अमलगमेशन हो रहा है, चलो 6 पॉइंट को पढ़ने से पहले हम एक सेक्शन पढ़ते हैं। नॉट अभी हम 6 पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, एक हम सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 9। व्हाट डज दिस सेक्शन सेज कि अगर कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट, एनी पर्सन, एनी, चलो लिखती हूँ, एनी पर्सन इंक्लूडिंग NR, एनी पर्सन इंक्लूडिंग NR जो है, अगर ये कोई अपना एसेट ट्रांसफ़र करता है, इवन दो दिस एसेट इज ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, स्टिल हम ऐसा मानेंगे कि जो इनकम अराइज हुआ, दैट इनकम हैज़ बिन अराइज फ्रॉम एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, आई मीन लोकेटेड इन इंडिया, और ये जो इनकम है ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो इससे जो कोई भी पर्सन है, नॉन रेसिडेंट ही है, चलो मिस्टर क्या मानेंगे, मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है ये एक NR हैं, ये बाहर गए और ये NR हैं बट इनकी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है यहाँ पे इंडिया में, और ये किसी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो। सपोज़ करो राम को ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर राम को ट्रांसफ़र नहीं करके अगर इन्होंने किसी NR को ही ट्रांसफ़र कर दिया, सपोज़ करो टॉम को ट्रांसफ़र कर दिया। इन दोनों ही सिचुएशन में सिंस ये एसेट इंडिया में लोकेटेड है, तो हम ऐसा मानेंगे कि मिस्टर ए को द एसेट इज़ लोकेटेड इन इंडिया
तो ऐसा मानते हैं कि द इनकम हैज़ बिन अक्रू और अराइज इन इंडिया, अक्रू अराइज इन इंडिया, और इस वजह से जो भी इस एसेट के ट्रांसफ़र होने पे मिस्टर ए को कैपिटल गेन हुआ, वो कैपिटल गेन जो है टैक्सेबल हो जाएगा। कैपिटल गेन क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा उनका इंडिया में एज़ पर इंडियन इनकम टैक्स लॉ। ये चीज़ें आपको सेक्शन 9 मैंने बता दिया। अब मैं जो आगे बताने वाली हूँ ना, वहाँ पे कुछ इनमें से कुछ चीज़ों का रेफरेंस आएगा, दैट इज़ वाई आई एक्सप्लेन यू दिस वन। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट जो है जो मैं आपको बताने वाली थी उसके पीछे की ये बैकग्राउंड थी, आगे अपना पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है, एक्चुअली आज का हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है इन सेक्शन 47। सेक्शन 9 तो मैंने आज आपको बताया ही हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है कि सपोज़ करो एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का नाम क्या ले लूँ, ABC, दिस इज़ अ फॉरेन कंपनी, एंड देयर इज़ वन मोर फॉरेन कंपनी XYZ, दिस इज़ ऑल्सो अ फॉरेन कंपनी। इस ABC ने कुछ अपना एसेट होल्ड, इस ABC की मान लो एक सबसी कंपनी है, सबसी कंपनी का नाम क्या ले लेते हैं, LMN, चलो मान लेते हैं 100% सबसी है। अब हुआ क्या, ABC और XYZ ने, ABC का अमलगमेशन हो गया XYZ में, तो इसका मतलब कि LMN के शेयर भी ट्रांसफ़र हो गए, एक तरीके से LMN के शेयर भी ट्रांसफ़र हो गए। अब एज़ पर सेक्शन 9 आ जाओ, एज़ पर सेक्शन 9 मैंने आपको क्या बताया था कि सेक्शन 9 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई NR है और अगर वो दूसरे NR को भी अगर ट्रांसफ़र करता है एसेट कोई, स्टिल हम मानेंगे इनकम अक्रू एंड अराइज इन इंडिया और इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। तो एज़ पर सेक्शन 9 तो ये ऐसा लगता है कि भाई ये जो शेयर हैं, LMN के शेयर हैं, ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ पे, बाहर में ट्रांसफ़र तो हो ही रहे हैं, बट ये LMN के शेयर हैं, ये एक इंडियन कंपनी के शेयर हैं, तो इसलिए XYZ को जो है ABC को जो है ये एक कैपिटल गेन अराइज हो गया। बट असल में तो ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ क्या, इन कंपनीज़ को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट एक लॉ लेकर के आई जिसमें ये बोला गया कि मान लो अगर दो चीज़ें बोला गया, जिसमें पहली चीज़ थी, चलो यहाँ से लिखते हैं, हमने क्या समझा अभी तक कि ABC को अगर सेक्शन 9 की बात करें तो ABC को कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। तो अब यहीं से लॉ बनेगा कि अगर ABC कंपनी, ऐसा हुआ भी कि एक्चुअली में कंपनीज आके बोली कि यार ये मैंने कोई एसेट थोड़ी ना ट्रांसफ़र किया है, मैं कोई कैपिटल गेन हमारा थोड़ी ना अराइज हो गया, तुम्हारी वजह से हम अपना आउटसाइड ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, बैरियर हो जा रहा है। तो इस वजह से लॉ में कुछ चेंज आया। लॉ में पहला चेंज क्या आया, उन्होंने बोला कि अगर ABC कंपनी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है, क्योंकि ABC कंपनी, मान लो ABC कंपनी मैंने एग्जांपल लिया है, इस टाइप की जितनी भी कंपनी थी वो यही क्लेम कर रही थी कि हमारे कंट्री में जहाँ पे हम इनकॉर्पोरेटेड हैं उस कंट्री में तो इस ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया कि अगर आपकी कंट्री में कोई टैक्स नहीं लग रहा और अगर आपके 25% ABC के 25% शेयर होल्डर हैज़ बिकम शेयर होल्डर ऑफ XYZ, देन अगर ये दो कंडीशन फुलफ़िल होते हैं तो फिर इस ट्रांजैक्शन को जो है हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, और ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे दैट मीन्स कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो एक पॉइंट हमने देख लिया है और अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको अमलगमेशन का कंडीशन बता दिया था, सेम वे डीमर्जर का कंडीशन होता है। डीमर्जर की कंडीशन में क्या होता है, देखो एक है सिग्मा। सपोज़ करो कि ये डीमर्ज हो गई एक नई कंपनी में, और एक नई कंपनी जो है बन गई, इसने अपना कोई एक डिवीज़न, सपोज़ करो एक अपैरल का डिवीज़न था जिसने इसको डीमर्ज करके जिग्मा कंपनी, एक नई जिग्मा कंपनी बना दी। अब यहाँ पे सिग्मा के शेयर अगर 10 रुपीज़ के होंगे @10, और यहाँ पे अगर जिग्मा के शेयर जो है जो डीमर्जर हुआ है वो मान लो वो अगर 30 रुपीज़ पे हो गए, तो ऐसा लगेगा ना कि कैपिटल गेन अराइज हो गया। बट यहाँ पे ये बोला गया है, सिंस मैंने आपको पहले फॉरेन कंपनी का एग्जांपल बताया, तो फॉरेन कंपनी से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं मत होना। यहाँ पे जो दोनों ही कंपनी है सिग्मा एंड जिग्मा, दिस बोथ आर इंडियन कंपनी, और यहाँ पे हम पहले इंडियन कंपनी का डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है कि कैपिटल गेन हो गया,
सेक्शन 47 बोलता है कि इसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, और जब ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन जो है वो अराइज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब डीमर्जर में ही, जैसे मैंने आपको पीछे वाला कंडीशन बताया था जिसमें फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व थी, तो अब मैं फॉरेन कंपनी को इन्वॉल्व करके बता देती हूँ। सपोज़ करो यहाँ पे क्या मान लेते हो, चलो सिग्मा ही मान लेते हैं, नाम सेम रखते हैं। और सिग्मा जो है, सिग्मा की एक सब्सी है, यहाँ पे सब्सी का नाम क्या रख लिया हमने, सब्सी का जो हम नाम रख लेते हैं, चलो ABC ही रख लेते हैं। एक 100% सब्सी कंपनी है सिग्मा की, और यहाँ पे कौन सा डिवीज़न यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज़ करो मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफ़र किया, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया और एक सिग्मा नाम की कंपनी बना दी। तो यहाँ के भी शेयर, सिंस सिग्मा ने 100% ABC को होल्ड किया था, तो एक तरीके से जब वो अपने आप को डीमर्ज करेगा तो यहाँ की इन्वेस्टमेंट भी डीमर्ज होगी। तो क्या अब सिंस दिस ABC कंपनी सिचुएटेड इन इंडिया, ये एक इंडियन कंपनी है, तो हम ऐसा मानेंगे एज़ पर सेक्शन 9 की कैपिटल गेन जो है अब अराइज हो जाएगा सिग्मा को। बट यहाँ पे ये बोला गया, सेक्शन 47 में ये बोला गया कि ये जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं दैट विल बी एग्जेम्प्ट। बट यहाँ पे भी सेम वही 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन में पहली कंडीशन तो सेम है। पहली कंडीशन जो है वो हमें ये बोलती है कि जो ये सिग्मा कंपनी है, ये कंपनी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है उस कंट्री में टैक्स, इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। सो दिस इज़ द सेम ट्रांजैक्शन। दूसरा कंडीशन है वो ये बोलता है, वहाँ पे 25% शेयर कैपिटल की बात हो रही थी, यहाँ पे 25% को हटा के 75% बोल दिया गया है। तो यहाँ पे जो है एक और चीज़ बोली गई कि जो 75% शेयर होल्डर हैं ऑफ द डीमर्जर कंपनी दैट इज़ सिग्मा, चलो मैं एक ना दूसरा पेन ले लेती हूँ। यहाँ पे बोला गया कि अब जो सिग्मा है, 2 कंडीशन में मैंने आपको पहले समझा दिया था कि जो डीमर्जर कंपनी है उस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन कंट्री है उस कंट्री में इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो डीमर्जर कंपनी है उसके 75% शेयर होल्डर शुड बी शेयर होल्डर इन द कंपनी सिग्मा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब अपने दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। मान लो कि एक बैंक है, ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा ना कि बैंक का रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है, इसका बिज़नेस रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है ड्यू टू द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। उस केस में होता क्या है, ये बैंक है, मान लो ये येस बैंक है। अभी कुछ ऐसा तो हुआ था, आई थिंक ईयर और 2 ईयर बिफोर, देना बैंक का मर्जर हुआ था या फिर कुछ हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो अभी मान लो देना बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब क्या हुआ था मुझे नहीं पता, हम अपना केस डिस्कस करते हैं। मान लो देना बैंक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। इस बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में हुआ क्या कि अब देना बैंक के जो भी एसेट थे, इनके एसेट बीओबी को ट्रांसफ़र हुए होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमें यही बोलता है कि इस ट्रांसफ़र में जो एसेट देना बैंक के बीओबी के पास आए, वो एसेट पे कोई उस एसेट को, उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, और ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे तो हमारा कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड है। मान लो यहाँ पे देना बैंक है, मान लो एक देना बैंक है, बैंक से ही रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, और बैंक ऑफ बड़ौदा है। देना बैंक के कुछ शेयर होल्डर रहे होंगे। अब मान लो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, मान लो कि डीमर्जर हो रहा है, ठीक है। अब देना बैंक के शेयर होल्डर को, अब देना बैंक के शेयर होल्डर को क्या होगा कि अब
देना बैंक के शेयर होल्डर को क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी शेयर मिलेगा, क्योंकि देना बैंक, सपोज़ करो कि यहाँ पे बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो देना बैंक के शेयर होल्डर को बैंक ऑफ बड़ौदा का भी शेयर मिलेगा। तो ये बोलते हैं यहाँ पे कि शेयर होल्डर के हैंड में नथिंग विल बी टैक्सेबल। इसी तरीके से अगर अमलगमेशन हुआ, सपोज़ करो अमलगमेशन हुआ, देना बैंक जाके बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल गई, अब हो सकता है यहाँ पे एक शेयर हो, अब जब अमलगमेशन हुआ तो 2:1 का या फिर 5:1 का रेशियो आया, या फिर जो भी 15:5 का रेशियो आया, तो अगर ये शेयर बढ़ता है, हो सकता है कभी कभी शेयर बढ़ता है, कभी कभी 10 रुपये की मार्केट वैल्यू जो है आपको 50 रुपये हो जाती है, तो इन दैट केस हम ये नहीं मानेंगे कि देना बैंक के शेयर होल्डर को बेनिफिट हो गया, लाइक देना बैंक के शेयर होल्डर के हैंड में कैपिटल गेन अराइज हो गया। इस ट्रांजैक्शन को हम यही नहीं मानेंगे कि ये ट्रांजैक्शन एक ट्रांसफ़र है और इसलिए यहाँ पे कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा। दिस वाज योर नेक्स्ट पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा बात करता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट की। नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा बात करता है जीडीआर की। इससे नहीं लिखते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अब देखो इसमें होता क्या है, कोई भी ट्रांसफ़र हो, या तो वो कोई बॉन्ड हो या फिर जीडीआर हो, और इसका जो ट्रांसफ़र है, एक मान लो, चलो ऐसे देखते हैं इसको, यहाँ पे एक नॉन रेसिडेंट है और यहाँ पे एक और नॉन रेसिडेंट है। अब होता क्या है, इस नॉन रेसिडेंट के बाद मान लो कि जीडीआर था या फिर कोई भी बॉन्ड था। दिस बॉन्ड कुड बी एनी बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ बॉन्ड। एक एनआर अगर दूसरे एनआर को, अच्छा देखो ये सोच रहे होगे कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट या फिर ये बॉन्ड एनआर के टर्म में क्यों डिस्कस हो रहा है, तो पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। समटाइम्स सम इंडियन कंपनी क्या करती हैं, जब उनको पैसा बाहर से उठाना, मे बी सम नीड, पैसा बाहर से उठाना पड़ता है, तो इस केस में क्या होता है, मान लो यूएस डॉलर में अगर उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करती हैं कि बाहर का जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, स्टॉक मार्केट है, सॉरी, बाहर का जो स्टॉक मार्केट है, अब बाहर के स्टॉक मार्केट पे, फॉरेन के स्टॉक मार्केट पे वो जीडीआर इशू करती हैं या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करेंगे। अब इस केस में होगा क्या, एनआर आएंगे। यहाँ पे रेसिडेंट का डिस्कशन इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज़ ये जो इंडियन कंपनी है इसने बाहर के स्टॉक मार्केट में जीडीआर इशू किया है, और ये जीडीआर सब्सक्राइब कौन करेगा, ये जीडीआर सब्सक्राइब करेगा ये वाला नॉन रेसिडेंट। अब हो सकता है ये नॉन रेसिडेंट जो है मे बी ऑन मैच्योरिटी या फिर बिफोर मैच्योरिटी, जैसे आप और मैं स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी तरीके से ये एनआर जो है इस एनआर को ट्रांसफ़र कर दें, तो क्वाइट पॉसिबल। तो इस केस में जस्ट बिकॉज एक बेनिफिट दे सके हम इंडियन कंपनी को, उसके लिए क्या कहा गया कि अगर आप एनआर हो और अगर आपने इंडियन कंपनी के जीडीआर या किसी बॉन्ड को सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया एक एनआर टू दूसरे एनआर को, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, और जब ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आगे आते हैं, इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा पॉइंट है, अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इसी से रिलेटेड हमारा एक और पॉइंट है, तो उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक होता है हमारे पास जीडीआर या फिर होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। इनका अगर ट्रांसफ़र एनआर टू एनआर होता है देन दिस ट्रांजैक्शन इज़ नॉट ट्रांसफ़र, और व्हेन दिस इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र देन कैपिटल गेन शैल नॉट लेविड। इसी तरीके से हमारे पास एक और है जिसका मैं आपको जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ, हमारे पास है रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड। अब रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, गवर्नमेंट चाहती थी कि ये रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड को जो है नॉन रेसिडेंट भी सब्सक्राइब करें। अब इसको सब्सक्राइब कराने के लिए क्या हुआ, उन्होंने एक बेनिफिट दिया कि अगर आरडीबी इंडियन कंपनी इशू कर रही है और एक एनआर ने इसे सब्सक्राइब किया, और सपोज़ करो इस एनआर ने दूसरे एनआर को बेच दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, देन दिस ये जो है इस ट्रांजैक्शन पे जो है हमारा कोई भी इस ट्रांजैक्शन को जो है हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, और कैपिटल गेन जो है इस ट्रांजैक्शन पे अराइज नहीं होगा, नॉट अराइज।
अब आरडीबी से रिलेटेड एक हमारा फिफ्थ प्रोवाइज़ो भी आता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक रिलेट करवा रही हूँ। फिफ्थ प्रोवाइज़ो में हमारे ये बोलता है कि अगर कोई भी कैपिटल गेन अगर होता है ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़, इस एप्रिसिएशन ऑफ, चलो हम लिख के समझते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़, तो इस एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ पे जो कैपिटल गेन हुआ वो फिफ्थ प्रोवाइज़ो में जो है एग्जेम्प्ट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। यहाँ पे मैं ना एक आपको छोटा सा और पॉइंट बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आरडीबी है, एक एनआर ने दूसरे एनआर को ट्रांसफ़र किया, देन दिस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र। बट अगर एक एनआर ने दूसरे रेसिडेंट को ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन जो है वो लग जाएगा। इन दैट केस कैपिटल गेन लग जाएगा और टैक्स देना पड़ जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देख लेते हैं हमारा क्या बोलता है। देखो अगले पॉइंट पे हमारा ये लिखा हुआ है, आईएफएससी का नाम आपने सुना होगा। दिस इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज है, एंड दिस इज ए कंसेप्ट इन गुजरात। अब इसमें होता क्या है, आईएफएससी में यहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है कि मान लो आप नॉन रेसिडेंट हो और आप किसी आईएफएससी के स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी मतलब बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं। अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं, जैसे कि अगर आपने जीडीआर खरीद लिया, म्यूचुअल फंड्स खरीद लिया, डेरिवेटिव भी आप डेरिवेटिव हो गया, इक्विटी शेयर भी होता है, बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर म्यूचुअल फंड तो मैंने लिखा ही, बट और लिख देती हूँ, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अगर आपने इनमें से किसी भी एक सिक्योरिटी का जो है ट्रांजैक्शन किया है आईएफएससी में, और आप एक एनआर हैं, आप जो पैसे लेकर के आए थे वो पैसे आप फॉरेन एक्सचेंज में लेकर के आए थे, और आपने जो ये सेल परचेज़ किया है, जो ये ट्रांजैक्शन किया है, आपने किसी भी एक इस सिक्योरिटी को ख़रीदा जिसमें आप पैसे फॉरेन एक्सचेंज में लेकर के आए थे, और बाद में किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे एनआर को आपने बेच दिया, और ये जो सेल परचेज़ हुआ, सेल/परचेज़, ये हुआ आपका फॉरेक्स में। तो अगर ये कंडीशन में मेट करती हैं तो इस ट्रांजैक्शन पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर आईएफएससी के स्टॉक एक्सचेंज में एनआर इनमें से कोई भी सिक्योरिटी परचेज़ करता है, और ये परचेज सेल जो है अगर फॉरेक्स में होता है, फॉरेन करेंसी में होता है, और ये जो सेल हो रहा है वो सिर्फ एक एनआर को ही हो सकता है। सेल जो है अगर किसी दूसरे एनआर को हुआ है बाय वन एनआर, देन दिस ट्रांजैक्शन इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास एक्चुअली सेक्शन 47 बहुत बड़ा है, सारा तो नहीं हो पाएगा, यस, बट अभी आज हम कुछ और ट्रांजैक्शन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो हमारा डील करता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से। दिस इज इशूड अंडर एसजीबी स्कीम 2015। अब ये जो होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होता है, ये आरबीआई इशू करती है। तो अगर आरबीआई ने एसजीबी को इशू किया है अंडर एसजीबी स्कीम 2015 में, और होता क्या है, मान लो यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, सिर्फ ये जो बेनिफिट है ये एक इंडिविजुअल को ही अलाउ है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल ने क्या किया कि एसजीबी एक परचेज़ कर लिया, इस इंडिविजुअल ने एक एसजीबी परचेज़ किया, और इस एसजीबी का रिडम्पशन होता है।
SGB जब परचेज़ किया था तो 100 रुपीज़ का था, रिडम्पशन हुआ 120 रुपीज़ का। तो आइडियली देखें तो 20 रुपीज़ इज़ योर कैपिटल गेन, बट यहाँ पे हमें जो सेक्शन 47 में बेनिफिट मिला है वो यही मिला है कि अगर SGB रिडीम होता है तो रिडम्पशन पे आपको जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, और ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने के लिए है कि यहाँ पे ये बोला गया है, सबसे पहली बात तो ये मेंशन है कि इंडिविजुअल के लिए ही अलाउ है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये बोलते हैं कि ओनली ऑन रिडम्पशन, अगर बीच में आपने बेच दिया है इन द मिड वे, रिडम्पशन से पहले अगर आप बेच देते हैं तो फिर आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगा। सिर्फ रिडम्पशन पे अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो वो रिडम्पशन आपकी एग्जम्पशन लिमिट में है। दूसरी बात यहाँ पे ये बोलते हैं कि मान लो जब SGB इशू हुआ तब मैं नहीं खरीद पाई, बट बाद में जाके मैंने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब जब इशू हुआ तब मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, बट बाद में इशू हुआ तो सब्सक्राइब नहीं किया, बट बाद में मैंने सेकेंडरी मार्केट से अगर इसे परचेज़ कर लिया, सेकेंडरी मार्केट से अगर इसे परचेज़ कर लेती हूँ और उसके बाद मेरा रिडम्पशन होता है परचेज़ करने के बाद, तो भी यहाँ पे जो कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट एज वेल। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर एक कंपनी बॉन्ड, डिवेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनमें से कुछ भी इशू करती है और ये प्रॉमिस करती है कि ये जो है कुछ सालों बाद कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट होके ये क्या हो जाएंगे, या तो ये शेयर बन जाएंगे या फिर डिबेंचर बन जाएंगे, तो इन दैट सिचुएशन ये बोला गया है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ दिस इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र नहीं है तो यहाँ पे कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। बट इसमें एक बात आता है कि मान लो कि 100 बॉन्ड्स थे और मैं कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल ही रख रही हूँ, और आपको जो शेयर मिले मान लो 100 शेयर ही मिले। लेटर ऑन आपने क्या करना है कि आपने लेटर ऑन इस शेयर को बेच दिया। जब आपने इस शेयर को बेचा तो अब प्रॉब्लम ये उठेगी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें और होल्डिंग क्या होगी, हमारी होल्डिंग पीरियड कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट मतलब कैलकुलेट की जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए ये बोला गया है कि जो भी आपने ये ख़रीदा था उस समय जितना कॉस्ट लगाया था वही आपकी शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। और होल्डिंग पीरियड के लिए बोला गया है कि जहाँ से आपने इन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना शुरू किया था वहीं से आपकी होल्डिंग पीरियड शुरू होगी, और एंड कहाँ पे होगी, एंड वहाँ पे होगी जब आप इसे बेच रहे हो। ये पॉइंट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगे का जो पॉइंट है वो हमारा डील करता है प्रेफरेंस शेयर से, तो इसे भी देख लेते हैं अब हम। चलो इसी से लिखते हैं, प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे ये बोला गया कि अगर प्रेफरेंस शेयर, किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए विद द प्रॉमिस कि ये शेयर जो है आगे चल के आपको इक्विटी शेयर में, मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए कि बाद में आपको ये जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन। यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो ट्रांजैक्शन है दिस शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, एंड व्हेन दिस इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र देन कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा। बट यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको पिछले कंडीशन में बताया कि सेम चीज़ें क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगी कि जब हम लेटर ऑन इस इक्विटी शेयर को सेल करेंगे, मान लो सेल किया हमने एक्सेस अमाउंट पे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यही होगा जो हमने प्रेफरेंस शेयर को ख़रीदने वक्त जितना पैसा लगाया था वही हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। और अगर बात करें कि होल्डिंग पीरियड क्या होगी, तो होल्डिंग पीरियड भी के लिए भी यहाँ पे वही पिछले वाले कंडीशन की तरह यहाँ पे भी बोलता है कि जब से आपने प्रेफरेंस शेयर होल्ड किया है तभी से आपकी होल्डिंग पीरियड भी काउंट की जाएगी। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट देख लेते हैं कि हमें क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम बुक में से भी देखेंगे, बट पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड बुक्स, और बुक्स में देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट, हालांकि आज पूरे हो नहीं पाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, बट जो भी पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि बुक में प्लेन टेक्स्ट होते हैं, वो टेक्स्ट को रीड करके समझाना मुझे सही नहीं लगता है, मैं नहीं समझा पाती हूँ अच्छे से अनटिल एंड अनलेस कि मैं लिख के आपको ना समझाऊँ। सो यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं एंड देन वी विल गो थ्रू बुक्स की बुक्स में क्या लिखा है, कहीं कोई पॉइंट छूट तो नहीं किया हमारा या। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। यस, मान लो एक कंपनी है XYZ और ABC, ये दो कंपनी है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मान लो XYZ का अमलगमेशन हो जाता है ABC में। अब इस XYZ के बहुत से शेयर होल्डर्स होंगे, एक दो तो होंगे नहीं, बहुत से शेयर होल्डर्स होंगे। मान लो A है, B है, C है, D है, E है एंड देन F है। ये सारे शेयर होल्डर को अब ABC के शेयर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे लॉ यही बोलता है कि ये जो नए शेयर मिले वो नए शेयर हो सकते हैं कि @ 30 पे मिले,
यहाँ पे 10 पे मिल रहे थे, यहाँ पे 30 पे मिले, तो ये जो है हम ऐसा नहीं मानेंगे कि ये ट्रांसफ़र हुआ है और कैपिटल गेन अराइज हो गया है, हम इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। अमलगमेशन से रिलेटेड जो मैंने आपको जो मैंने आपको पिछला प्रोविज़न बताया था वो ये बताया था, वहाँ पे शेयर होल्डर्स का जिक्र नहीं था, वहाँ पे ये था कि XYZ अपना पूरा एसेट ट्रांसफ़र करेगी ABC को। तो ये भी तो हो सकता है कि AO जो है ये एज्यूम कर ले कि अब XYZ के हैंड में जो है कैपिटल गेन अराइज हो गया, तो यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन को बचाया गया था कि XYZ के हैंड में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ। यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दीज शेयर होल्डर्स बात की गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब फटाफट जो है हम बाकी के ट्रांजैक्शन जो है, बाकी के जो भी ट्रांजैक्शन हैं उसको पूरा कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पे भी लेटर ऑन अगर ये शेयर जो है बेचे जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात होती है, होल्डिंग पीरियड की बात होती है। तो सेम जैसा मैंने आपको पुराने जस्ट बिफोर दिस मैंने आपको 2 प्रोविज़न बताया, उसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए मैंने कहा था कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ वाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, मतलब कि अगर शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर ने यहाँ पे परचेज़ करने के लिए जितने पैसे लगाए होंगे वही मानेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द शेयर अलॉटेड इन ABC। और होल्डिंग पीरियड की बात करें तो होल्डिंग पीरियड भी जहाँ से ये शेयर होल्डर ने XYZ के शेयर परचेज़ किए थे वहीं से होल्डिंग पीरियड भी काउंट होगा। आई होप यू गॉट दिस। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये गौतम साराभाई ट्रस्ट, इस केस में हुआ क्या आपको बताती हूँ। इस केस में ये बोला गया, जैसे मैंने आपको ऊपर का एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने आपको बताया कि XYZ कंपनी थी और ABC कंपनी थी। अब यहाँ के शेयर होल्डर थे मिस्टर A, इनको जो अब शेयर अलॉट हुए, नए शेयर अलॉट हुए ABC में, सपोज़ करो कि अगर मिस्टर A को शेयर के साथ साथ अगर कुछ और चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे कि उनको लैंड मिल गया या फिर उनको कैश मिल जाता, तो मैंने आपको बताया कि जब शेयर मिलेंगे मिस्टर A को XYZ के बदले ABC के शेयर मिलेंगे, ये ट्रांजैक्शन आपकी 47 में एग्जाम्प्ट है। बट अगर शेयर के साथ कुछ भी और मिलता है, 15 रुपये का भी कुछ क्यों ना मिल रहा हो, नॉट के ₹15 का भी अगर कुछ क्यों ना मिल रहा हो, स्टिल ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है ये हमारा ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा और तब हम कैपिटल गेन मिस्टर A के हैंड में कैलकुलेट करेंगे और ये टैक्सेबल हो जाएगा इन दैट केस। सो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अगला पॉइंट जो है हमारा, वो हमारा डील करता है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी से। इसके बारे में अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए कि लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है तो आपके सिलेबस में है, ये आप SFM में पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे जितना रेलिवेंस है मैं आपको उतना ही बताऊँगी। होता क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज में एक चीज़ और अलाउड है, वो कि मान लो कि आपका अपना पोर्टफोलियो है, आपका ये अपना पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो में A B C D ये सारे शेयर्स हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारे शेयर आपके डीमैट अकाउंट में पड़े होंगे। तो होता क्या है, एक ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसमें कोई पर्सन आपके पास आएगा, मिस्टर X जो है वो आपके पास आएगा, बोलेगा देखो आपके वैसे भी आपके अकाउंट में ये सारे शेयर पड़े हुए हैं, आप क्या करो मुझे इन सारे शेयर को लैंड कर दो। वो लैंड कर लेता है और आपको बाद में जो है मान लो 6 महीने 7 महीने के लिए, ये 15 दिन 20 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी आपने लैंड किया है उसके बाद आपको ये सारे शेयर मिल जाएंगे। तो होता क्या था, समटाइम्स नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट यूज्ड टू हैपन कि मान लो ABCD इसकी टोटल वैल्यू आ रही है 100। अब मैं ईच वैल्यू पे नहीं जा रही हूँ, मान लो 10 20 60 ऐसे कुछ भी हो। बट जब वापस मान लो 6 मंथ के लिए लैंड हुआ, अब लैंडिंग के बाद से हुआ क्या, मिस्टर X वापस आफ्टर 6 मंथ ये शेयर इनको लौटाने गए, तो ये 100 का शेयर 120 का हो गया। अब AO क्या बोलेगा कि आपके पास 100 का शेयर था, आपके पास 120 हो गया, मैं आपके ऊपर कैपिटल गेन लगा दूंगा। सो इस टाइप के ट्रांजैक्शन से बचने के लिए, इस टाइप के कन्फ्यूजन से बचने के लिए सेक्शन 47 में बोला गया कि ये आपका ट्रांसफ़र ही नहीं है और इसमें कैपिटल गेन, कोई कैपिटल गेन आपका एराइज नहीं होगा, जस्ट टू प्रमोट द स्टॉक मार्केट। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। बहुत छोटे छोटे नहीं, अभी पॉइंट्स तो बचे हैं, बट आज के लिए आई थिंक 2-3 पॉइंट और बचे हैं, एंड देन बाकी जो पॉइंट होंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, यस, वी आर गोइंग टू सी नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा बात करता है
म्यूचुअल फंड से बात करते हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। देखो म्यूचुअल फंड की क्या बात करता है यहाँ पे, ये बात करता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कि अगर म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, इक्विटी स्कीम होती है, फिर आपकी डेट स्कीम होती है, अब बोलता क्या है सेक्शन 47 क्या बोलता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि ये मान लो एक इक्विटी स्कीम है, ये है इक्विटी स्कीम X और एक और इक्विटी स्कीम है जो कि है Y। अब ऐसा लग रहा है कि ये अंडर परफॉर्म कर रही है, इसको और बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए था, बट इसका फंड मैनेजर जो है वो अच्छा नहीं है, इसलिए ये अंडर परफॉर्म कर रही है। अब ये फैसला हुआ कि क्यों ना हम इक्विटी स्कीम X को Y में मर्ज कर दें। अगर हम मर्ज कर देंगे ना तो ये दोनों X और Y मिलके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो इसमें अल्टीमेटली किसको फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, और इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टैक्स मिलेगा, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी तो प्रमोट करना है, स्टॉक मार्केट भी प्रमोट करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक सॉल्यूशन लेकर के आई। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर दो सेम फंड, मान लो कि इक्विटी फंड स्कीम X ये अगर और इक्विटी फंड स्कीम Y यही थी हमारे पास, ये अगर मर्ज हो जाती हैं और जेट बन जाती हैं, देन इन दैट केस जो ये मर्ज होने के बाद से मान लो कि पहले इसकी NAV 10 थी, अब ये NAV बढ़ के 50 हो जाएगी। जो भी इसके यूनिट होल्डर रहे होंगे उनकी NAV तो पहले 10 थी, बट मर्ज हो गई तो 50 हो गई। अब AO क्या बोलेगा कि यार आपकी तो 10 थी अभी 50 हो गई, कैपिटल गेन का टैक्स निकालो। बट इस ट्रांजैक्शन को बोला गया कि ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं है और कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। बट होना क्या चाहिए, जैसे इक्विटी फंड स्कीम X है तो इक्विटी स्कीम दो इक्विटी स्कीम मिलके एक नई इक्विटी बना ले, या फिर दो डेट ओरिएंटेड फंड मिलके एक नया डेट ओरिएंटेड फंड बना ले। बट जहाँ पे इक्विटी फंड है मान लो, और यहाँ पे अगर डेट हो गया, इक्विटी और डेट मिल गए, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये कुछ भी बना रहे हैं, चाहे वो इक्विटी बना रहे हो या डेट बना रहे हो, देन इन दैट केस ट्रांसफ़र जो है एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। एक हमारा और पॉइंट हमारा बचता है इसी से रिलेटेड, जो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। आप जब म्यूचुअल फंड का चैप्टर पढ़ेंगे SFM में, तो आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगा कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें 3 टाइप के प्लान होते हैं, डिविडेंड प्लान, ग्रोथ प्लान। आपको ये अपने SFM में पढ़ने को मिलेगा, डोंट वरी। एंड एक दोनों का मर्ज करके एक प्लान होता है, डिविडेंड एंड ग्रोथ प्लान। अब ऊपर का ही बेस बना के हम चलते हैं। मान लो कि ये डिविडेंड प्लान जो है और एक ये तीनों प्लान जो है ये एक स्कीम के अंदर हैं। ये इक्विटी स्कीम X के अंदर ये 3 प्लान हैं, डिविडेंड प्लान, ग्रोथ प्लान और डिविडेंड एंड ग्रोथ प्लान। अब ऐसा लग रहा है कि यार ये जो डिविडेंड प्लान है ना, ये अंडर परफॉर्म कर रही है। इस केस में मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि ये जो ग्रोथ प्लान है ना, इसका फंड मैनेजर बहुत ही, मतलब इसका जो मैनेजर है ये बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो क्यों ना हम डिविडेंड एंड ग्रोथ प्लान को मर्ज कर दें। विद इन ए स्कीम हम 2 प्लान को मर्ज कर रहे हैं। पहले हम 2 स्कीम को मर्ज कर रहे थे। पहले हमारे पास एक ये इक्विटी स्कीम X थी और एक इक्विटी स्कीम Y थी। इस 2 स्कीम को मर्ज कर रहे थे। अब हम एक स्कीम में, एक ही स्कीम है हमारे पास, स्कीम X में हमारे पास 3 प्लान है, या फिर मान लो 2 प्लान है। एक अंडर परफॉर्म कर रही है तो हम इस दोनों को मर्ज करना चाहते हैं। अब तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ये रूल लेके आई कि यहाँ पे भी जो है इस ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, और सेक्शन 47 जो है इसको एग्जेम्प्ट करता है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। दिस वाज ऑल अबाउट योर द नेक्स्ट सेशन ऑन सेक्शन 47। सेक्शन 47 में यस अभी बहुत सी चीज़ें पेंडिंग हैं, और मैंने आपको बोला था कि पहले समझ लेते हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड बुक, बट सिंस बहुत लेट हो चुका है सो आज तो मैं बुक्स की तरफ नहीं जाऊंगी। बट यस, बुक्स में क्या प्रोविज़न लिखे हुए हैं और आपके कोई भी प्रोविज़न छूटे नहीं हैं, कोई भी मतलब बचे हुए नहीं हैं जो कि मैंने आपको नहीं समझाया हो, बट वो हम अगली क्लास में चेक करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं रहने देते हैं। मैं इस समय बुक पे नहीं जा पाऊँगी बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और मैं ये क्लास रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो एनीवेज, गुड नाइट एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।